विद्यार्थियों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फिजिकल एंड सोशल इन्वायरमेंट एज फैक्टर ऑफ क्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्शन। इसके अंतर्गत हम देखेंगे हमारा जो फिजिकल जो इन्वायरमेंट है और सोशल इन्वायरमेंट है, ये हमारे क्रॉप के डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोडक्शन पर क्या प्रभाव डालता है, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। एक चीज़ मैं बता दूं कि हमारा जो एग्रीकल्चर है, हमारा जो एग्रीकल्चर जो ह्यूमन्स हम मेन जो एग्रीकल्चर करते हैं, यह मोस्टली जो बाइट है हमारा फिजिकल इन्वायरमेंट पर। किस पे बाइट है जी? हमारा फिजिकल इन्वायरमेंट पर बेस्ड है। हमारा फिजिकल इन्वायरमेंट ही प्रभावित करता है हमारा एग्रीकल्चर को। हमारा फिजिकल इन्वायरमेंट है यह हमारा एग्रीकल्चर को प्रभावित करता है। इसी से ही हमारा इसी में क्या होगा, जो फिजिकल इन्वायरमेंट है, जैसे रेनफॉल, ठीक है, बारिश कितना हो रहा है, कितना टेम्परेचर है, ठीक, कितना ह्यूमिडिटी है, जो हमारा ढलान है कि स्लोप है, ठीक है। तो ये सारा जो फिजिकल जो फैक्टर्स है ये हमारा क्रॉप के डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण पर और उसके उत्पादन पर महत्वपूर्ण प्रभाव करता है। इसके अलावा हमारा जो सोशल जो बैकग्राउंड्स है, किस प्रकार के जो ह्यूमन जो एक्टिविटी हो रहा है, सोशल एक्टिविटी है, ठीक है, किस प्रकार के लोग रहते हैं, तो यह भी डिपेंड करता है, क्योंकि अलग अलग पर जियोग्राफिकल एरिया पर आपको अलग अलग सोशल डिस्ट्रीब्यूशन और क्रॉप पैटर्न आपको देखने को मिल जाएगा। तो हम इसी में आगे देखते हैं। यहाँ पर जो प्रमुख फिजिकल फैक्टर की बात करते हैं, तो हम फिजिकल फैक्टर में देखेंगे क्लाइमेट, ग्रोविंग सीजन, एल्टीट्यूड, रेनफॉल और वाइंड, ठीक है। हम यहाँ पर देखेंगे क्लाइमेट यानी कि जलवायु की बात करेंगे। तो देखिए अगर हम जलवायु की बात करते हैं तो हम इसमें देखेंगे टेम्परेचर की, ठीक है। तो टेम्परेचर की बात करेंगे तो हमारा अलग अलग जो क्रॉप के लिए एग्रीकल्चर क्रॉप है वह अलग अलग टेम्परेचर पर एडाप्टेबल है। हम उसे अलग अलग टेम्परेचर पर जो रेंज है उसी रेंज पर हम उस क्रॉप को क्या करते हैं, कल्टीवेट करते हैं, उसकी खेती करते हैं। अगर हम अनजान जगह में लेकर के जाते हैं, अगर उस क्रॉप के लिए अगर हम जानकारी नहीं रहेगा कितना टेम्परेचर में वो क्रॉप हमारे लिए अनुकूल रहेगा, तो उसे हम जो मिनिमम जो टेम्परेचर को अगर हमें नहीं भी याद रहेगा तो हम अच्छे क्रॉप, अच्छा फसल हम नहीं ले पाएंगे, ठीक है। तो हमें टेम्परेचर का भी जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। और अभी के एग्जाम में फिलहाल तो ये कौन कौन से क्रॉप के लिए जो मिनिमम और ऑप्टिमम जो टेम्परेचर है इसको जानना बहुत ही जरूरी है। तो हम देखेंगे क्रॉप, मिनिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम और मैक्सिमम, ठीक है। कम तापमान, कम से कम, और अनुकूल तापमान है और अधिक तापमान, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखेंगे क्रॉप का नाम है राइस, है ना, जो हमारा धान है। तो धान में हम देखें तो मिनिमम कम से कम 10 डिग्री टेम्परेचर चाहिए धान के लिए कम से कम, और ऑप्टिमम जो टेम्परेचर है इसका जो अनुकूल तापमान है ये कितना है, 32 डिग्री, जबकि ज्यादा से कितना 36 से 38 होना चाहिए। इससे ज्यादा अगर टेम्परेचर रहता है तो हमारा जो धान की जो प्रोडक्टिविटी है वह क्या हो जाएगा, इफेक्ट पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। हमारा जो इसी के 10 से 38 के अंडर में ही हम धान की खेती कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो अनुकूल जो टेम्परेचर है यह 32 डिग्री टेम्परेचर होता है। इस तरह से गेहूं देखें तो गेहूं 4.5 से लेकर के 32 डिग्री टेम्परेचर में गेहूं के लिए अनुकूल रहता है। इसीलिए आप लोग देखे होंगे गेहूं का जो फसल शीत आता है तो शीत के टाइम में ही बुआई होता है, और आने वाला क्या बोलते हैं मार्च अप्रैल तक गेहूं की जो कटाई है ऑलमोस्ट गर्मी आने से पहले पहले हो जाती है, क्योंकि 32 डिग्री तक उससे यहाँ से जो टेम्परेचर राइज होता है तो गेहूं के दाली जो बाल है उसे पकने में दिक्कत आती है ना। तो यहाँ पर हम देखें तो राइस की भी खेती में आप देखे होंगे जो बरसात में जो धान लगाते हैं तो ठंडी आने से इस 10 डिग्री जो से कम होने के पहले पहले हमारा फसल क्या है, कट जाता है। अभी क्या है, वातावरण क्या है, वार्म है ना। दूसरा चीज देखें माइज, तो माइज का देखें टेम्परेचर मिनिमम 8 से 10 डिग्री और मैक्सिमम कितना है 40 से 43 डिग्री टेम्परेचर इसके लिए रहता है, और अनुकूल टेम्परेचर है माइज का 20 डिग्री। अगर इसी तरह से हम सरगम का देखेंगे, ज्वार का देखेंगे, तो ज्वार का अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर लिख लीजिएगा अगर लिखना होगा तो, इसे बोलते हैं ज्वार, इसे बोलते हैं मक्का,
और ये हमारा क्या है, गेहूं है, ठीक है, और ये क्या है, तंबाकू, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखें ज्वार की बात करें तो 12 से 13 डिग्री इसके लिए मिनिमम टेम्परेचर चाहिए, जो 25 डिग्री से क्या है ऑप्टिमम है, अनुकूल तापमान है, और 40 डिग्री तक में हम क्या है ज्वार की खेती कर सकते हैं। उसी तरीके से हम देखें तंबाकू की बात करें, तंबाकू की बात करें तो 12 से 14 डिग्री इसके लिए मिनिमम है, और 25 क्या है मैक्सिमम है, और 29 डिग्री इसके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर माना जाता है तंबाकू की खेती के लिए। हम नेक्स्ट जो बात करेंगे ग्रोविंग सेशन की, तो ग्रोविंग सेशन हमारा यह महत्वपूर्ण फिजिकल जो फैक्टर है, क्योंकि यहाँ पर जो वृद्धि का जो टाइम है ना, वृद्धि के जो सेशन है किस टाइम में इसका जो होगा, है ना। तो अगर हम देखेंगे तो फिजिकल जो फैक्टर है ना, तो स्प्रिंग जो अलग अलग हम प्लांट के देखेंगे, ठीक है। जैसे अभी हम देखेंगे वीट की बात करें तो वीट कब लगाते हैं, स्प्रिंग सेशन में, है ना, जो ठंडा आता है उस टाइम में लगाते हैं। जबकि धान की बात करें तो धान के लिए अभी क्या है, अभी का जो ग्रोइंग सेशन अनुकूल है धान के लिए, ठीक है। फिर इसके बाद में फिर जैसे क्या बोलते हैं अप्रैल जो लगता है, मार्च के बाद में फिर धान का फिर से रोपाई। तो हम धान का क्या है वर्ष में 2 फसल आराम से ले सकते हैं, ठीक है। तो अलग अलग प्लांट का जो ग्रोइंग सेशन है, ठीक है, लगाने का जो टाइम है, इसका जो वृद्धि का टाइम है वह क्या होगा, अलग अलग अनुकूल सेशन में हम इसे लगाते हैं। इसके अलावा हम एल्टीट्यूड की बात करें, ऊंचाई की बात करें तो कितनी ऊंचाई पर, तो यहाँ पर भी हमें इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि अलग अलग ऊंचाई पर जो टेम्परेचर है वह वेरी करता है, ठीक है। तो इस टेम्परेचर के से भी हमारा जो फसल है डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्रभाव पड़ता है। तो अलग अलग ऊंचाई पर हमें अलग अलग फसल क्या है देखने को मिलेगा, और उसी के हिसाब पर हमें क्या मिलेगा, जो हमें क्या है फसल लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें इस एल्टीट्यूड का भी, ऊंचाई का भी ध्यान रखना पड़ेगा। हम नेक्स्ट आते हैं रेनफॉल। तो रेनफॉल यह हमारे लिए बहुत ही वेरी वेरी आईएमपी जो फैक्टर है, क्योंकि वर्षा के आधार पर ही हमारा जो क्रॉप है और वन का डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे देश में, ठीक है। क्योंकि हम इसी वर्षा का ही हम वेट करते हैं, जैसे ही मानसून आता है तो हमारे देश के जो मैक्सिमम जो भाग है वहाँ पर धान की, मूंगफली की, उड़द की, ठीक है, सारे फसल की मानसून आने से के टाइम में ही हम इसे क्या करते हैं बुआई करते हैं। तो ये क्या है हमारा मैक्सिमम किस में पर है, हमारा जो वर्षा पर डिपेंडेंट है, और इसी वर्षा के हम आधार पर रेनफॉल को ही हम देख करके किस क्षेत्र में कितना वर्षा होता है वह क्या है अनुकूल होता है, और उसी के अनुकूल में हम क्या करते हैं खेती करते हैं। तो रेनफॉल क्या है महत्वपूर्ण जो वर्षा है वो फैक्टर है। इसके अलावा हमें देखते हैं वाइंड, है ना, हवा की, तो किस क्षेत्र में किस प्रकार की हवा चलता है, ठीक है। जनरली आप लोग देखे होंगे कि जो धान की जो फसल है ठंडे जो आने से पहले जो हवा चलता है वो काफी फसल को बर्बाद कर देता है, ठीक है। तो हमें इस हवा का भी क्या करना है ख्याल रखना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा जो तूफान आता है, ठीक है, तूफान भी हमारी फसल को तबाह कर देता है। तो इस चीज़ों को हमें ध्यान में रखते हुए अपने क्रॉप को क्या करना पड़ेगा मैनेजमेंट करना पड़ेगा, उसके हिसाब से हमें लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे सॉइल, ठीक है। सॉइल क्या है भी वेरी वेरी आईएमपी, है ना, फैक्टर है। सॉइल भी वेरी वेरी आईएमपी फैक्टर है हमारे एग्रीकल्चर के लिए, क्योंकि हम शुरू में ही इस चीज़ को हाईलाइट किए थे, सॉइल और वाटर ये हमारा जो मोस्ट ऑलमोस्ट क्या है नेचुरल रिसोर्स है जिस पर हम क्या करते हैं खेती करते हैं, है ना। तो खेती करने के लिए हमें मिट्टी की बहुत ही जरूरी होती है। तो यहाँ पर सब मिट्टी देखेंगे तो मिट्टी की जो अलग अलग जो प्रकार है, ठीक है, मिट्टी की अगर हम अलग अलग जो प्रकार की हम देखेंगे तो मिट्टी क्या है, अगर क्ले मिट्टी है तो अलग प्रकार की फसल होगा, है ना, लीम होगा तो अलग होगा, है ना, सैंडी है तो अलग प्रकार का करेंगे, ठीक है। तो हम अलग अलग जो प्रकार के जो मिट्टी है उस मिट्टी के आधार पर ही हम क्या है क्रॉप को चुनते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ में हमारा हम देखें तो अलग अलग प्रकार का भाटा मिट्टी, काली मिट्टी, पीली मिट्टी, ठीक है, पीली मिट्टी के सर्वाधिक आपको देखने को मिल जाएगा,
है ना। तो हम आगे जाकर के जब मिट्टी के बारे में जो पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम डिटेल करेंगे। तो यहाँ पर बस आपको इतनी याद रखना है कि अलग अलग जो क्रॉप है उसके लिए अलग अलग प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होती है। तो हमें इस मिट्टी के बारे में भी जानना जरूरी है। पता चला कि सैंडी सॉइल है और आप वहाँ पर ज़्यादा पानी वाले फसल लगा देंगे तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सैंडी सॉइल का वाटर जो होल्डिंग कैपेसिटी है वह कम होता है। ठीक है, तो हमें इस मिट्टी का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट फैक्टर है स्लोप। ठीक है, ढलान। अब देखो जो ढलान है, ढलान की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो यह भी डिपेंड करता है कि किस ढलान पर यहाँ पर हम स्टेप में क्या करते हैं, कल्टीवेट करते हैं। पट्टीदार खेती करके ढलान में हम कल्टीवेशन करते हैं। तो इस ढलान के अनुकूल भी हमें क्या है, फसल का चुनाव करना रहता है। जैसे जो ढलान वाला जो जमीन रहता है चाय की खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है। किसके लिए? चाय की खेती के लिए। जैसे हमारा छत्तीसगढ़ में अगर हम लुड़ेक की बात करें तो जो लुड़ेक वाला जो एरिया है, मैक्सिमम जो स्लोप वाला जो एरिया है वहाँ पर टमाटर की खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है। इसीलिए लुड़ेक को क्या बोलते हैं, टमाटर की राजधानी बोलते हैं। ठीक है, तो हमें इस चीज का भी महत्वपूर्ण ध्यान रखना पड़ेगा। हमारा जो नेक्स्ट जो फैक्टर है ह्यूमन। ठीक है, अब देखिए मानव का ऐसा फैक्टर है, तो मानव का देखिए, मानव क्या है, देखो हमेशा मानव क्या है, देखो समाज में रहता है। अब देखो एक मानव का भी महत्वपूर्ण फैक्टर है। तो मानव क्या क्या चीज ऑर्गेनाइज करता है, एक होता है पहला लैंड टेनर। ठीक है, लैंड टेनर को हम इसे क्या बोलते हैं, भू अधिकार, है ना, भू अधिकार। ठीक है, तो इसके जो क्षेत्र में अगर हम देखें मानव के, तो यहाँ बस धीरे धीरे जो लैंड क्या रहा है, जो भूमि कृषि भूमि है वह क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है, क्योंकि अलग अलग क्या है, बिल्डिंग विल्डिंग जो बनते जा रहा है। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, हमारा जो जो लार्ज जो परसेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे तो हमारा जो इफिशियंट जो जमीन है, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम जो लैंड है वह क्या है, किसके पास है, फार्मर के पास है। ठीक है, खेती करने के लिए। ठीक है, लेकिन अभी क्या है, आबादी बढ़ रहा है, तो यहाँ जमीन पर क्या है, बिल्डिंग बन रहा है और फैक्ट्री लग रहा है। तो बहुत सारा जो चीज़ें फैक्टर क्या है, यह भी डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी किस प्रकार के इस जो लैंड भू स्वामी पर, इस पर जो किस प्रकार की इन्वेस्ट कर रहा है, आप बिल्डिंग के लिए यूज कर रहे हो या क्रॉप के लिए यूज कर रहे हो, तो ये आपका जो पॉलिटिकल सपोर्ट है, लोकल जो पॉलिटिकल सपोर्ट है उस पर ये डिपेंड करता है। क्योंकि कई बार जो जगह देखने आया है कि हमारा जो मैक्सिमम जो एकड़ है, सैकड़ों एकड़ जमीन को हमारा जो गवर्नमेंट कई जगह क्या होता है, कंपनी को दे देता है, जिससे हमारे आसपास की जमीन प्रदूषित होता है और कृषि जमीन का भी धीरे धीरे क्या होती जा रही, कमी होती जा रही है। तो ये भी चीजें आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जो डेवलप कर रहे हैं जो फार्मर, उसे क्या करेगा, जो ऑनर ऑफ द प्लेस होना पड़ेगा, है ना। इसके अलावा हम देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट जो फैक्टर है मार्केट। ठीक है, कृषि के लिए, एग्रीकल्चर के लिए जो महत्वपूर्ण जो फिजिकल फैक्टर है उनमें से ह्यूमन का एक होता है मार्केट। ठीक है, क्योंकि आप कितना भी जो क्रॉप करो, आपका जो क्रॉप उगाते हैं, आप एग्रीकल्चर करते हैं, तो आप तभी सक्सेस माने जाएंगे जब आपका फसल है वह मार्केट में आपको अच्छे दाम से बिकता है। तो ठीक है, क्योंकि आप कितना भी अच्छा से आप खेती करते हैं, अगर आपको अच्छे रेट नहीं मिल पाता है, अच्छे मार्केट आप नहीं प्रोवाइड करा पाते हैं, तो आपको क्या है, समस्या होगा। ठीक है, तो यह भी डिफेक्ट करता है इसको, किसको जी, इसके डिस्ट्रीब्यूशन को। क्योंकि हम इस बात को भी ध्यान रखते हैं, एग्रीकल्चर खेती करते हैं तो हमारे आसपास के मार्केट में किस प्रकार के फसल की डिमांड है, उसके हिसाब से क्या है, क्रॉप की खेती करना होता है। तो मार्केट भी क्या करता है, अफेक्ट करता है क्रॉप के डिस्ट्रीब्यूशन और उसके प्रोडक्शन को। मार्केट में जिस प्रकार के क्रॉप की डिमांड होगा उसी प्रकार के फसल का वो होगा। तो हम देखेंगे नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट भी बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन नहीं रहेगा तो मार्केट तक आपका फसल पहुंच नहीं पाएगा। आपके ट्रांसपोर्टेशन की क्या सुविधा है, या तो आप पानी वाले इलाका में तो आप नदी पार के जाते हैं तो आपका नाव होना चाहिए, या परिवहन के लिए पुल होना चाहिए। ठीक है, या आपके पास किस प्रकार के जो वाहन है, व्हीकल है, उस व्हीकल पे आप ट्रांसपोर्टेशन कर पाते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी ट्रांसपोर्टेशन से आज संभव हुआ है
कि एक छोर से पृथ्वी के दूसरे छोर तक हमारा जो फूड प्रोडक्ट है, हमारा जो एग्रीकल्चर जो उत्पादन है वह पहुंच पाता है। ठीक है, तो ये ट्रांसपोर्टेशन महत्वपूर्ण फैक्टर है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के अभाव में हम ऐसे क्रॉप का खेती कल्टीवेशन नहीं कर सकते जो हमारे लोकल मार्केट में नहीं बिक पाता है। अगर हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा है तो हम ऐसे भी क्रॉप का सिलेक्शन करते हैं जो हमारे दूर के मार्केट में भी डिमांड है, और ऐसे कल्टीवेशन को कल्टीवेट करके किसान अच्छे आमदनी को कमा सकते हैं। नेक्स्ट है कैपिटल। तो कैपिटल क्या होता है जी? कैपिटल ऐसे स्थान को हम बोलते हैं जहां पर हमारा सारा सुविधा हो, गवर्नमेंट को सुविधा हो, बैंक हो, ठीक है, अच्छे खाद बीज जो मार्केट का जो सुविधा हो, ये हमारा क्या है? कैपिटल है। ठीक है, तो कैपिटल भी यह डिसाइड करता है हमारा किस प्रकार का क्रॉप का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और यही कैपिटल भी ये महत्वपूर्ण कोर फैक्टर है, क्योंकि हमारा जो अच्छे हमें बीज नहीं मिल पाएगा, खाद नहीं मिल पाएगा, इसके अलावा हमें अच्छे बैंक से क्या सहायता नहीं मिल पाएगा, हमें तकनीकी नहीं मिल पाएगा, तो हम यहाँ पर जो क्रॉप की अच्छे क्वालिटी की सिलेक्शन नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर इस कैपिटल में किस प्रकार की चीज़ें आपको उपलब्ध है, वह भी क्या है हमारे क्रॉप को डिसाइड करने के लिए महत्वपूर्ण फैक्टर अदा करता है। नेक्स्ट पॉइंट है साथियों टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो जो नया टेक्नोलॉजी है वह क्या करता है? इफिशियंसी को इंक्रीज करता है, बढ़ाता है हमारी उपयोगिता, और क्या करता है? जो यील्ड उत्पादन को बढ़ाता है। हम देखें, बात करें नए टेक्नोलॉजी में, तो आज इतना सारा टेक्नोलॉजी की इंट्रोड्यूस हुआ है ना। शुरुआती में देखें तो ट्रैक्टर की इंट्रोड्यूस हुआ, फिर उसके बाद में स्पेयर करने के लिए मशीन, ठीक है, आज ड्रोन के माध्यम से सिंचाई हो रहा है, इसके अलावा रुपाई के लिए मशीन, आज विभिन्न प्रकार के जो टेक्निक है यह क्या है आज इसमें इंक्लूड हो गया है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण जो बदलाव था, ठीक है, हालांकि यह राइस तक ही सीमित था, राइस और वीट तक, जो था ग्रीन रिवोल्यूशन। तो ग्रीन रिवोल्यूशन में भी हमारा जो फूड जो सिक्योरिटी है इस पे क्या है बढ़ावा मिला। ये जो उत्पादन और किसान का यह कई गुना जो बढ़ा दिया था ग्रीन रिवोल्यूशन के टाइम में। इसके बाद में देखें, इसके लिए जो हमें जो बढ़ावा क्या आता है, नीड इरिगेशन एंड एग्रोकेमिकल, ठीक है, एग्रोकेमिकल का आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, क्योंकि जब उत्पादन में हम आए तो जाहिर सी बात है फिर आपको खाद की, ठीक है, दवाई की जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो एग्रोकेमिकल्स की जो डिमांड रहता है, भारी डिमांड अभी क्या है बढ़ रहा है, और इसके लिए क्या है खर्च करने के लिए आपको पैसा चाहिए। तो पैसा कौन देगा जी? बैंक देगा, ठीक है। तो जो सक्षम है, सक्षम किसान तो इसको क्या है इम्प्लीमेंट अच्छा खासा इम्प्लीमेंट किए, लेकिन जो पुअर फार्मर है, जो इतना एफर्ट नहीं कर सकते, वो टेक्नोलॉजी या अच्छे केमिकल देंगे, वहाँ पर इसका इम्प्रूवमेंट आज नहीं हो पाया है। तो जहाँ पर जो सक्षम फार्मर है वहाँ पर इसका जो चीज़ें आपको डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा, लेकिन जो पुअर फार्मर है, जहाँ पर पुअर लोग रहते हैं, वहाँ पर आपको जो वेराइटी है उसको अलग अलग पैटर्न की डिस्ट्रीब्यूशन आपको खेती को देखने को मिलेगा। हम यहाँ बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट की क्या रोल है डिस्ट्रीब्यूशन में, हमारा जो क्रॉप के डिस्ट्रीब्यूशन में है ना, इसका जो फैक्टर पे, तो गवर्नमेंट एक महत्वपूर्ण फैक्टर है, ठीक है। हम देखें तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी की बात करेंगे, तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी की मेन हम बात करेंगे, ठीक है। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी में आता है, गवर्नमेंट विभिन्न टाइम में अलग अलग योजना निकाल के अलग अलग स्कीम बना करके कोशिश करता है कि किसान की क्या है प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ते रहे, ठीक है। और यह एग्रीकल्चर को क्षेत्र को महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है हमारा यह है गवर्नमेंट, क्योंकि बिना गवर्नमेंट के सपोर्ट के, हम गवर्नमेंट के गलत पॉलिसी अगर रहेगा तो हम अच्छे क्वालिटी का जो क्रॉप है, अच्छे सक्सेस एक फुल फार्मर नहीं बन सकते, क्योंकि गवर्नमेंट का एक पॉजिटिव सपोर्ट, अच्छे जो सपोर्ट बहुत ही आवश्यक है। हम देखें एक देखें अभी तक की चीज़ों में, तो 1950 के अपेक्षा इस टाइम जो देखेंगे तो जो अनाज को जो था 50 मिलियन टन प्रति वर्ष जो उत्पादन था, जो आज 14-15 में 250 मिलियन टन, यानी कि 5 गुना बढ़ोतरी हुई है। कितना हुआ है जी? 5 गुना हमारे जो अनाज के उत्पादन में क्या हुआ है बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। और यह भी देखें तो अगर गवर्नमेंट के हम देखें योजना देखें तो गवर्नमेंट 2016 में जो भी वर्तमान सरकार है यह लॉन्च किया था कि 2022 तक हमारे जो
क्या है, इनकम है, इसे डबल करने का। ठीक है, तो किसान की इनकम को डबल करने के लिए, है ना, वर्तमान जो गवर्नमेंट है, या गवर्नमेंट ने क्या है, पिछले जो सरकार उसमें लागू किया था, बहुत सारा जो योजना किया था, जिसमें का हम जो प्रमुख योजना को यहाँ पर हाईलाइट करके पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए, दी थिक, है ना, टू रिमूव बॉटल नेक्स ऑफ ग्रेटर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी स्पेसिफिक रेन फीड एरिया। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी के कहाँ पास क्या करेंगे, रेन फीड। ठीक है, जो वर्षा आश्रित जो एरिया है, ऐसे एरिया में हम यहाँ पर जो गवर्नमेंट का जो मिशन को देखें, तो गवर्नमेंट का पहला मिशन जो लॉन्च किया था वह है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। ठीक है, राष्ट्रीय फूड सुरक्षा मिशन। ठीक है, तो राष्ट्रीय नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। दूसरा जो लॉन्च किया था राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, RKYB। ठीक है, इसी के अंतर्गत है। आपको क्वेश्चन में फटाक से पूछ देगा कि 16 से 2016 में जो गवर्नमेंट जो लॉन्च किया था, 2022 तक जो किसान की आय है उसको डबल करने के लिए उनमें से योजना है, तो आपको याद रखना पड़ेगा नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। दूसरा है क्या है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। ठीक है, तीसरा है इसमें इंटीग्रेटेड स्कीम ऑन ऑयल सीड पल्स पाम ऑयल एंड माइट। ठीक है, ISOPOM। ठीक, यहाँ पर जो क्या क्या ऑयल सीड पल्स पाम ऑयल और माइट, इसका इंटीग्रेटेड स्कीम था, जो यह भी क्या है, किसान की आय को डबल करने के में शामिल था, है ना। नेक्स्ट हम स्कीम देखेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ठीक है, इसके अंतर्गत ये था कि आपका जो फसल है उसे आप बीमा करा दीजिए। अगर आप उसका बीमा कराए हैं तो आपका फसल कोई माध्यम नुकसान से, प्राकृतिक आपदा हो या अन्य डिसीज लगने से नुकसान हो जाता है, तो आपका जो बीमा कंपनी है आपका फसल को क्या करता है, जो भी उत्पादन है उसको क्या करता है, भरपाई करता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम गवर्नमेंट जो प्रयास में देखें तो एक है ई मार्केट प्लेस। ठीक है, आप अपने फसल का क्या बोलते हैं, विभिन्न जो कृषि जो विभाग के द्वारा ऐप जारी किया था, जिसके माध्यम से आप अलग अलग जगह का रेट को, मंडी के भाव को या अन्य चीज़ों को आप पता कर सकते हैं और अपने फसल को ई मार्केट प्लेस में एक अच्छे दाम में आप यहाँ पर बेच सकते हो। इसके बाद में मासिव इरिगेशन, सिंचाई के जो क्षेत्र है उसे बड़ा करने का। इसके अलावा वाटर हार्वेस्टिंग, पानी का जो सोर्स है उसे वाटर हार्वेस्टिंग के द्वारा किया जाता है। अगर हम यहाँ पर देखें तो एक छोटा सा डाटा हमें इम्प्रूवमेंट सामने आता है ना। इसके अलावा सरकार विभिन्न और जैसे मिड डे मील, ठीक है, जो लैक्टेटिव जो मदर जो क्या होना चाहिए, जो माताओं को दिया जाने वाला जो अनाज है, या जो पुअर पीपल को जो बांटने वाला जो ग्रेन का जो डिस्ट्रीब्यूशन को योजना है, ये सारा चीज़ें क्या है, इसी में जो गवर्नमेंट का योजना में शामिल है। हम यहाँ पर मेन जो चीज़ें हैं, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, ठीक है, निप्सा 2013 में यह लक्ष्य रखा गया था कि हर व्यक्ति का जो भोजन है, प्राथमिक जो भोजन है, पेट भर भोजन है, सबका अधिकार होना चाहिए, इसके अंतर्गत तय किया गया था। ठीक है, जो क्या बोलते हैं इसको जी, निप्सा के अंतर्गत ये चीज़ें तय किया गया था। हम यहीं पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे फिजियोग्राफिक फैक्टर। तो फिजियोग्राफिक फैक्टर में आता है टोपोग्राफी। तो टोपोग्राफी में देखिए, है ना, टोपोग्राफी यह महत्वपूर्ण फैक्टर है, हमारा फिजिकल फैक्टर है, जिसकी वजह से हम शुरू में चर्चा भी किए थे। टोपोग्राफी महत्वपूर्ण फैक्टर है, आपका जो स्थलाकृति, भू आकृति, ठीक है, यहाँ पर चाहे तो आप लिख सकते हैं स्थलाकृति करके। ठीक है, आपको जो भू आकृति है यह बहुत पूरा आपका जो फसल के डिस्ट्रीब्यूशन को डिसाइड करता है। इस पर आप किस प्रकार की खेती कर सकते हैं, इस बात को यह डिसाइड करता है। दूसरा चीज हम देखें एल्टीट्यूड। तो यह ऊंचाई पर हम स्टार्टिंग में इसका चर्चा कर चुके हैं, पिछले जो क्लास हुआ था, ठीक है, अभी के जो शुरू में, कि एल्टीट्यूड क्या करता है, अलग अलग ऊंचाई पर अलग अलग आपको क्या है, तापमान देखने को मिलेगा, और उसी तापमान में अलग अलग प्रकार के आपको उसी के अनुकूल आपको फसल लगाना पड़ेगा। तो ये ऊंचाई भी क्या करता है, फसल को आपका
डिसाइड करता है किस प्रकार की फसल का आपका डिस्ट्रीब्यूशन होगा और प्रोडक्शन होगा, ये एल्टीट्यूड करता है। इसके अलावा है स्टेपनेस ऑफ स्लोप, ठीक है, आपका जो ढलान का जो स्टेप है यह भी महत्वपूर्ण आपके क्रॉप को पैटर्न को डिसाइड करने में इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है। फिर क्या है एक्सपोजर लाइट इन द वाइंड, ठीक है, यहाँ पर कितना जो प्रकाश है, किस प्रकार जो हवा चलता है, यह भी डिसाइड करता है आपके क्रॉप के पैटर्न को। हम नेक्स्ट में आते हैं सोशियल इकोनॉमिक फैक्टर। आपका जो सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर है यह किस प्रकार के आपके क्रॉप के डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करता है, इसमें हम बात करेंगे। तो इसमें बात करेंगे तो आता है देखिए सोसाइटी इंक्लिनेशन। तो सोसाइटी इंक्लिनेशन की अगर हम बात करें तो सोसाइटी इंक्लिनेशन में महत्वपूर्ण जो हिस्सा होता है यह हमारे जो सोसाइटी में किन लोग यहाँ पर आपके जो फैमिली में कौन कौन काम करते हैं यह भी डिसाइड करता है, ठीक है, कि हमारे जो मेंबर में फैमिली मेंबर में कौन कौन जो मेंबर है अवेलेबल है, उपलब्ध है, या भी हमारा क्रॉप को डिस्ट्रीब्यूशन को प्रभावित करता है कि हमारे फैमिली में कल्टीवेशन में कृषि कार्य के लिए कितने लोग अवेलेबल हैं और वह अवेलेबल हैं, वह कृषि के बारे में कितना जानते हैं, वह किस प्रकार के काम करते हैं, यह भी डिपेंड करता है। क्योंकि जिस प्रकार के जो लोग होंगे तो उसका क्या होगा नेक्स्ट टाइम में देखिए एप्रोप्रिएट चॉइस, ठीक है, जो सोसाइटी रहेगा वह अपना इस बात को ध्यान रखेगा कि वह किस प्रकार के जो क्रॉप है जिसमें उसे पर्याप्त रूप में भोजन मिल जाए, अच्छी आमदनी हो जाए, तो वह उस प्रकार के क्रॉप का सिलेक्शन करता है। तो यही जो सिलेक्शन है हमारे क्रॉप के डिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्ट करता है। तो दूसरा चीज़ क्या है एप्रोप्रिएट चॉइस। तो जो मेंबर्स हैं जो कृषि करने वाले हैं उसका चॉइस पर भी यह निर्भर करता है, और वह चॉइस किस बेस में करता है, उसका जो फूड है वह उसका पूरा हो जाए, है ना, फूड सेफ्टी हो, उसका जो चारा का रिक्वायरमेंट है वो भी पूरा हो जाए, ठीक है। तो ये चीज़ों को सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। नेक्स्ट है ब्रीडिंग वेराइटी। तो आपका जो क्रॉप है या क्या है जो ब्रीडिंग वेराइटी की अगर हम बात करें तो ह्यूमन क्या है इन्वेंशन करके आपका जो अच्छे विल्ड है, क्योंकि पहले का जो पुराना जो वेराइटी है उसे हम क्या किए हैं अभी तक के समय में देखें तो अच्छे वेराइटी का ब्रीडिंग के द्वारा विकास करके आज संभव हो पाया है कि अच्छे वेराइटी से अच्छे फसल की उत्पादन हो। तो इस ब्रीडिंग वेराइटी के उपलब्धता में भी हमारा ये डिस्ट्रीब्यूशन है या प्रभावित पड़ता है या चेंज होगा, क्योंकि आज निरंतर लगातार अच्छे वेराइटी की फसलों को स्थान मिलता जा रहा है और हमारे जो पुराना जो वेराइटी था जो चलते आ रहा था वह क्या है लुप्त होने की कगार में है। और पुराना जो लुप्त वेराइटी है पहले ज़माने का धान है या गेहूँ है उसकी वेराइटी आपको कभी दर्शन करना रहेगा तो आप एग्रीकल्चर है ना रायपुर चले जाना, है ना, कृषि संस्थान या बिलासपुर में भी आप देख सकते हैं, या कोई भी जो जिला मन में फिलहाल खास करके जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कृषि विश्वविद्यालय है रायपुर, वहाँ जा करके आप अलग अलग पुराने जो वेराइटी को भी देख सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब इतना था कि जो ब्रीडिंग वेराइटी है यह भी हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन को प्रभावित कर रहा है। आज कहीं ना कहीं नए वेराइटी पुराने वेराइटी की जगह ले रहे हैं। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक कंडीशन। यह महत्वपूर्ण कंडीशन है, जगह स्टेप है, क्योंकि कोई भी जो फार्मर है उसका इकोनॉमिक कंडीशन भी डिपेंड करेगा वह किस प्रकार के सीड का या किस प्रकार का क्रॉप का चयन करता है, क्योंकि वह अपने आर्थिक क्षमता के आधार पर ही वह अच्छे क्वालिटी का बीज का या अन्य सीडों का चयन कर पाता है, ठीक है। क्योंकि बहुत पुअर फार्मर रहेगा वह अच्छे क्वालिटी का जो सीड है या क्रॉप उसको एफर्ट नहीं कर पाएगा तो वह नहीं लेगा, ठीक है। तो यह भी डिपेंड करता है कि फार्मर का इकोनॉमिक कंडीशन है जो हमारे क्रॉप के डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करता है। साथियों आज के क्लास में फिलहाल इतना ही। हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, इसमें हम देखेंगे जलवायु तत्व का जो संकेतन को हम इंडिकेशन को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। जो फॉरेस्ट्री की जो क्लासेस है यह आज शाम के टाइम में अपलोड होगा, क्योंकि आज इसमें काफ़ी टाइम जो हो गया है तो नए जो हमारे सब्सक्राइबर हैं वो ध्यान दें, हमारे एग्रीकल्चर का भी क्लासेस स्टार्ट हो गया है और पुराने सब्सक्राइबर भी ध्यान दें,
है ना, और लगातार हर दिन नोट्स बनाएं और चीज़ों को करते जाएं। हम बीच में सप्ताह में 1 या 2 दिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डाल करके प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि आपका थ्योरी ही आपका मूल आधार है और थ्योरी आपका स्टेबल रहेगा, तब जा करके आप उसमें ऑब्जेक्टिव को प्रैक्टिस कर पाएंगे। ठीक है, तो आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जब आप बेल आइकन क्लिक करते हैं तभी आप तक नोटिफिकेशन पहुंच पाएगा। अगर आप बेल आइकन नहीं क्लिक किए हैं तो फटाक से कर लीजिए, क्योंकि आप बेल आइकन नहीं क्लिक करेंगे तो आपको क्लास का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा और आपका क्लासेस छूट जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू साथियों।